आज हम राजस्थान का इतिहास प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर के टॉपिक राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। स्रोत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ के आए ही होंगे कि इतिहास यानी पूर्व की घटनाओं का संकलन। तो क्या पूर्व में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी के संकलन को हम इतिहास की श्रेणी में रखेंगे? और यदि हम उन घटनाओं को, जिन भी घटनाओं को हम इतिहास की श्रेणी में रख रहे हैं, तो उसके क्या मापदंड होंगे? पूर्व में घटी हुई सभी घटनाएं हम इतिहास के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। कुछ घटनाएं जिनका कि प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा हो, जिन्होंने समाज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हों, उन घटनाओं को ही हम इतिहास के श्रेणी में रखते हैं। तो फिर क्या जितनी जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सभी घटनाएं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो पूर्व में घटी हैं और जिन्होंने बहुत से परिवर्तन किए हैं, तो क्या वे सारी घटनाएं हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमें समझना होगा। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि इतिहास निर्माण के लिए कुछ मापदंड होते हैं और उन मापदंडों में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड जो है वो स्रोत है। यानी स्रोत किसी भी काल के इतिहास निर्माण के लिए एक आवश्यक सामग्री है। यदि स्रोत किसी भी युग के या किसी भी घटना के हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम उस घटना को इतिहास का भाग नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर किसी भी घटना को यदि इतिहास में संकलित करना है, तो हमें हमारे पास उस घटना के स्रोत होने चाहिए। स्रोत यानी सोर्सेस यानी साक्ष्य। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जज के सामने किसी भी घटना को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इतिहास लेखन के लिए, किसी भी घटना को इतिहास का भाग बनाने के लिए उसके सबूत हमारे पास होने चाहिए। तो हम ये समझ चुके होंगे कि इतिहास निर्माण के लिए सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो है वो स्रोत है। यहाँ एक अन्य बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि स्रोत कई प्रकार के हैं, जिन्हें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ये विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उन स्रोतों का मिलान, यानी इतिहास में किसी भी घटना को सम्मिलित करने के लिए ये जरूरी है कि एक साक्ष्य का या एक स्रोत का मिलान दूसरे स्रोत से हो। यानी दो स्रोत जब मिलके किसी घटना की पुष्टि करते हैं तो वो घटना इतिहास का भाग बन जाती है। तो हमने एक बात समझी कि स्रोत जो हैं वो इतिहास का महत्वपूर्ण सामग्री है और इतिहास निर्माण के लिए ये एक आवश्यक शर्त भी है। तो हम चूंकि राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास के सोर्सेस हमारे पास बहुतायत में उपलब्ध हैं, किंतु हम सभी सोर्सेस को जिस रूप में उपलब्ध हैं उस रूप में पढ़ने के लिए हमें उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। तो वे अलग अलग रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। एक और बात राजस्थान के संदर्भ में हम समझें कि मूणो नैणसी, जिसका कि नाम आपने सुना ही होगा,
ये सबसे पहले लेखक रहे जिन्होंने क्रमबद्ध इतिहास की रचना करी। तो हम अब इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान के इतिहास के स्रोत का जो वर्गीकरण किया है वो अलग अलग रूप में किया है। कईयों ने केवल दो ही वर्गों में इन्हें विभाजित कर दिया है, ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। किंतु समझने की दृष्टि से हम इन्हें कुछ इस रूप में देखेंगे: पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, कलात्मक प्रतीक और वर्तमान साहित्य। पुरातात्विक स्रोत हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो पुरातात्विक स्रोत यानी जो कि प्राचीन काल से संबंध रख रहे हैं, जो पुरातत्व यानी प्राचीन काल का जो हमें सोर्सेस प्राप्त हुए हैं। पुरालेखीय यानी जो ये नाम ही बता रहा है कि लिखित रूप में जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक साहित्य, जो कि साहित्य, विभिन्न साहित्यों में हमें जो जानकारी मिल रही है। फिर कलात्मक प्रतीक, जो हमें चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो। और फिर वर्तमान यानी आधुनिक काल में लिखे गए इतिहासकारों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं आधुनिक काल में, ये सभी मिलके हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत बनते हैं, जो राजस्थान के इतिहास को प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास निर्माण में हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी वे स्रोत जो कि उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल का जो इतिहास है, उसका निर्माण हमने उत्खनन से जो प्राप्त सामग्रियां हैं उसके आधार पर किया है। चाहे वो राजस्थान के इतिहास की बात कर लें, हम प्राचीन इतिहास की बात कर लें, चाहे आप भारत की बात कीजिए या चाहे विश्व के इतिहास की बात कीजिए। प्राचीनतम काल के जो इतिहास है संपूर्ण विश्व के अंदर, वो सारे ही इतिहास का निर्माण उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से हुआ है। यानी प्राचीन काल में जो हमें सभ्यताएं मिली हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे हुआ है। भारत में हम सभी जानते हैं कि हमें पूर्व में, आज़ादी से पूर्व जब हम एकीकृत भारत था, तब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यताओं के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में भी हमें उसी प्रकार की यानी सिंधु घाटी काल की बहुत सी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। उन सभ्यताओं के उत्खनन में जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जानी गई है। और ये पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो प्राचीन काल के इतिहास का निर्माण करने में, प्राचीन राजस्थान के इतिहास का निर्माण करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। बहुत सी सभ्यताएं जो कि हमें आहड़ से प्राप्त हुई हैं, बागोर से प्राप्त हुई है, रेड से प्राप्त हुई है, रंग महल से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है, इन सभी सभ्यताओं में हमें मिट्टी के बने हुए बर्तनों के बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं, इन मृदभांडों से हम उनके निर्माण से, उनकी शैली से, उनके डिज़ाइन से, वो जो उनकी जो साइज़ है, उस सब से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। यहाँ एक और बात हम समझते हैं कि ये जो उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री हमें मिली है, वो उसका काल निर्धारण हम कैसे करते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो कि कार्बन डेटिंग के नाम से जानी जाती है। और इस कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से हम पुरातात्विक स्रोतों के काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है उसके ऊपर कार्बन डेटिंग एक जो प्रोसेस है वो करते हैं। और उस कार्बन डेटिंग प्रोसेस से जो रंग परिवर्तन होता है वो हमें काल निर्धारण करने में मदद करता है। जैसा भी जिस भी सामग्री के ऊपर,
चाहे वो मृण मूर्ति है, चाहे वो मृदभांड है, जिस भी सामग्री के ऊपर कार्बन डेटिंग प्रक्रिया की जाती है और उसमें जो उस सामग्री का जो कलर बदलता है वो उसका काल बताता है कि वो 200 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी है। तो इस तरीके से हम जो पुरातात्विक उत्खननों में हमें सामग्री प्राप्त हुई है उसकी काल का निर्धारण कर सकते हैं। अगला सामग्री जो है वो मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी, मृण यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ जो हमें प्राप्त हुई है, जो कि हमें बहुत सी शैलियों में प्राप्त हुई है, उसके वो इतिहास निर्माण में मदद कर रही हैं। हमें करीब करीब जितनी भी सभ्यताएं राजस्थान से प्राप्त हुई है, जैसे कालीबंगा की, आहड़ की, रेड़ की, बालाथल की, गणेश्वर की, इन सभी सभ्यताओं से हमें कुछ कुछ मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, चाहे वे अवशेष के रूप में यानी वो टूटी हुई अवस्था में हो या वो बच्चों के खिलौनों के रूप में हो। ये सभी मूर्तियों को देखकर हम इतिहास निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें यदि किसी कोई फिगर मिला है स्त्री या पुरुष का टूटी हुई अवस्था में, तो उस फिगर को देखकर उसे जो आभूषण पहनाए गए हैं, उसे जो वस्त्र पहनाए गए हैं, उसको देखकर हम उस युग के सामाजिक परिवेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे बच्चों के कुछ खिलौनों के रूप में हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं मूर्तियों के रूप में, उनसे हम पशुधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या समाज के अंदर किस प्रकार के खेल खेले जाते थे, या जैसे बैलगाड़ी के अगर हमें मृण मूर्ति मिट्टी की बनी हुई अवशेष मिले हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उस युग में उन्हें बैलगाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त थी। तो इस तरीके से हम इतिहास का निर्माण इन सोर्सेस के आधार पर करते हैं। अगला स्रोत जो है वो आयुध है। आयुध यानी हथियार, जो हमें विभिन्न हथियार प्राप्त हुए हैं अलग अलग सभ्यताओं से, आहड़ से, गणेश्वर से, बागोर से, बालाथल से, रेड से, या अलग अलग जगह से जो हमें अवशेष आयुध के प्राप्त हुए हैं। यानी हमें बहुत सारे हथियारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि पाषाण के बने हुए थे यानी पत्थर के बने हुए थे, तांबे के बने हुए थे और लोहे के बने हुए थे। तो आहड़ में, गणेश्वर में, बागोर, बालाथल, यहाँ पे हमें तांबे के अवशेष ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जो ये बताता है कि इनको यानी इस युग के मानव को मेटल की जानकारी हो गई थी, तांबे की जानकारी हो गई थी। और चूंकि इन क्षेत्रों में हमें तांबा बहुतायत में उपलब्ध हुआ है, तो हम ये भी मानते हैं, इतिहास में दर्ज करते हैं कि ये क्षेत्र जो था वो इस क्षेत्र में तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। उसी तरीके से रेड से हमें लोहे के आयुधों की जानकारी प्राप्त हुई है, अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी वो लोहे के से भी उनको लोहे के बारे में भी जानकारी हो गई थी, यानी मेटल के बारे में वो इस युग का मानव जो था वो मेटल को जान रहा था। फिर हम देखते हैं कि गृह अवशेष यानी हमें इन स्थलों की खुदाई में जो घर के अवशेष, गृह अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जैसे कालीबंगा, आहड़ में हमें नगर के नगर ही प्राप्त हुए हैं, घर भी मिले हैं और पूरे नगर की बसावट भी प्राप्त हुई है। तो उसके आधार पर हम इस युग के इतिहास का निर्माण करते हैं उन्हें देखकर। यानी ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये हमारे समक्ष उपलब्ध हैं और उसको देखकर हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। विभिन्न मुद्राएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि मूल्यवान पत्थरों की बनी हुई थी, ये भी हमें उस युग की जानकारी देती हैं। पंचमार्क मुद्राएं इस काल की हमें मिली हैं। ये पंचमार्क मुद्राएं यानी 5 बार पीट कर, ठोक कर उनके ऊपर निशान बनाए गए, तो इसलिए वो मार्क के नाम से जानी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जो हमें इस युग की प्राप्त हुई हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमें ये जो आप देख रहे हैं, ये हमें कालीबंगा के कुछ अवशेष हैं जो नगर का आउटलाइन है, इस प्रकार के रहा होगा कालीबंगा का नगर, उसकी जानकारी इस तस्वीर से हमें मिल रही है। ये यहाँ पे घर बने हुए हैं जो कि लाइन से हैं। तो इस तरीके के अवशेष जो उत्खनन हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे सोर्सेस के रूप में, स्रोतों के रूप में काम कर रहे हैं। अगला स्रोत है पुरालेख। अगला वर्गीकरण जो है वो पुरालेख, जैसे नाम ही बता रहा है कि लिखित रूप में हमें सोर्सेज उपलब्ध हुए हैं।
इसके अंतर्गत हम शिलालेखों को, अभिलेखों को और प्रशस्तियों को रख सकते हैं। ये सभी पत्थरों के ऊपर जड़ित हैं। तांबे के ऊपर भी प्रशस्तियाँ लिखी हुई मिली हैं, अभिलेख भी हमें तांबे के ऊपर मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर लिखे हुए लेख। तो ये अलग अलग जो काल के लेख हैं वो हमें उस युग के, जिस काल में ये लिखे गए हैं, उस युग के इतिहास के निर्माण में मदद कर रहे हैं। बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे बिजौलिये का शिलालेख जो कि संस्कृत भाषा में है। इसके अंदर 13 पद्य हैं। इसका काल 1226 विक्रम संवत है। ये बिजौलिया गांव के निकट हमें पार्श्वनाथ मंदिर में प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख से हमें अजमेर और सांभर के चौहान वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर हम नेमिनाथ आबू में जो प्राप्त हुआ है हमें, देलवाड़ा ग्राम के पास में नेमिनाथ के मंदिर में जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है, वो हमें मालवा और गुजरात के बारे में जानकारी दे रही है और ये परमार वंशी शासकों के बारे में बता रहे हैं। फिर चिरवे का अभिलेख हमें मिला है उदयपुर के निकट, और ये नागरी लिपि में है। इसमें 51 श्लोक हैं। ये 1330 विक्रम संवत का है और ये मेवाड़ के गोहिल वंश की बहुत सी जानकारी है, उसके पड़ोसी राज्यों की हमें जानकारी, राजनीतिक जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर श्रृंगी ऋषि अभिलेख हमें मिला है जो एकलिंग जी के नज़दीक है। ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया हुआ है और ये हमें मेवाड़ के महाराणाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशस्ति जो है वो रणकपुर प्रशस्ति है, जो कि रणकपुर के चौमुख मंदिर के एक स्तंभ में उत्कीर्ण है। इसकी भाषा संस्कृत और नागरी दोनों ही है और ये लेख हमें बापा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की जानकारी दे रहा है। फिर कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति, जैसा कि मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में, जो कि चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है और महाराणा कुंभा द्वारा ये लगवाया गया था अपनी विजय को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें जो प्रशस्ति लगी हुई है, ये प्रशस्ति हमें गोहिल शासकों के बारे में जानकारी दे रही है और उनकी उपलब्धियों के बारे में बता रही है। ये महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के ऊपर भी प्रकाश डालती है। फिर रायसिंह प्रशस्ति, ये बीकानेर के दुर्ग के भीतर लगी हुई है और इसकी भाषा संस्कृत है और ये राठौड़ शासकों की हमें उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, जो कि महाराजा राज सिंह द्वारा एक विशाल झील के नज़दीक लगवाई गई थी और राजसमंद झील जिसका नाम है, और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो कि 25 काले रंग के शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण की गई है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट रहे हैं और ये मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों की उपलब्धियां हमें बता रही है। इनके अलावा हमें कुछ फारसी शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन युग में जब मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी तो हमें बहुत सारे फारसी भाषा में लिखे हुए अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि दरगाह में, कब्रों में, राजभवन में, सराय में, तालाबों आदि के ऊपर उत्कीर्ण कराए गए हैं। ये राजस्थान के काल की इतिहास लेखन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और ये लेख सांभर, नागौर, जालोर, अलवर, टोंक इत्यादि क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं और ये मध्यकाल में राजनीतिक, सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमें इतिहास रचने में मदद करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो पत्थर के ऊपर ये शिलालेख है, ये भी एक शिलालेख है, ये एक ताम्र लेख है, तांबे के ऊपर लिखा हुआ लेख है। तो इस तरीके से अभिलेख मिले हैं और इन अभिलेखों को पढ़ के, इनमें जो लिखा गया है उसको पढ़ के इतिहासकार जो है वो इतिहास की रचना करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करके। अगला वर्गीकरण जो है वो साहित्यिक स्रोतों का है। जैसा नाम बता रहा है, साहित्य के अंदर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ग्रंथों के अंदर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, चाहे वे काल्पनिक ही ग्रंथ हो, लेकिन उन ग्रंथों में जो हमें जानकारी मिली है वो उस काल के विभिन्न आयाम जो हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन सब के बारे में हमें जानकारी देता है, जिससे कि हम उस युग के इतिहास का निर्माण कर सकें। इस
सोर्स को हम संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य और आधुनिक साहित्य 3 वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं। संस्कृत साहित्य, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है हमें कि संस्कृत भाषा में जो लिखा गया साहित्य है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये हमें ऐतिहासिक जानकारी, इस ग्रंथ में जो जो लिखा है उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, वो पृथ्वीराज चौहान के काल की जानकारी हमें दे रहा है, उसके राज्य के संबंध में, उसकी उपलब्धियों के बारे में हमें बता रहा है। फिर कुंभा के द्वारा जो नृत्य रत्नाकोश है उसके अंदर जो कुंभा जो भी जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं, नृत्य संबंधित ही बात वो कर रहे हों, लेकिन जो 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 एक्सप्लेनेशन, जो वर्णन वो करते हैं उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। फिर नयनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य जो है वो भी हमें इतिहास लेखन में मदद कर रहा है। उसी तरीके से राजस्थानी साहित्य जो है वो हमें ये राजस्थान के इतिहास निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अंतर्गत हम ख्यात साहित्य को देखते हैं, वात को देखते हैं, वंशावलियों को देखते हैं, पट्टावलियों को देखते हैं, विगत को देखते हैं और हकीकत को देखते हैं। ये अलग अलग राजस्थानी साहित्य है, साहित्य कह लीजिए या लिखित सामग्री है जो हमें राजस्थान के इतिहास के निर्माण में मदद करती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो ख्यात साहित्य है। ख्यात का तात्पर्य इतिहास है और ये हमें इतिहास, किसी व्यक्ति, किसी जाति आदि के बारे में जानकारी देता है। जैसे ख्यात तो एक विस्तृत इतिहास है, लेकिन वात जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है या किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमें बता रहा है, जो कि भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसी तरीके से वंशावलियाँ जो हैं वो पीढ़ियों के बारे में जानकारी देती है, तो हम पीढ़ियों की जानकारी लेके क्रमबद्ध इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। पट्टावली जो है वो जागीरदारों के पास जो पट्टे हुआ करते थे, उनकी यानी उनकी जागीर का जो वर्णन हुआ करता था वो हमें पट्टावलियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी भाषा में जो हमारे पास लिखित सामग्री है वो भी इतिहास निर्माण में हमारा बहुत योगदान दे रही है। उसके बाद है ख्यात साहित्य। जैसा अभी हमने पूर्व में चर्चा करी, ख्यात का तात्पर्य होता है इतिहास, और ये इतिहास निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जिसने कि राजस्थान के इतिहास निर्माण में हमें बहुत सी मदद करी है। अलग अलग लेखकों द्वारा ख्यात लिखी गई है, जैसे मुंडियार की ख्यात हो गई, नैणसी की ख्यात होगी। नैणसी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, मुहूर्त नैणसी, इनकी ख्यात सबसे महत्वपूर्ण ख्यात रही है क्योंकि इनकी ख्यात जो है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई है और ओरिजिनल सोर्सेस पर जाकर, जो सोर्सेज अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर जाकर उनको स्टडी करके इन्होंने अपनी ख्यात का निर्माण किया है। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। फिर बांकीदास ने भी ख्यात लिखी है और दयालदास द्वारा भी ख्यात का निर्माण किया गया है। आधुनिक ऐतिहासिक साहित्य, ये भी एक साहित्यिक स्रोत है जो कि आधुनिक काल के अंदर जो इतिहास की रचना की गई है आधुनिक लेखकों के द्वारा, जिनमें कर्नल टॉड सर्वप्रथम लेखक रहे हैं, जिनकी रचित ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर है जो कि आधुनिक काल में लिखा गया ग्रंथ है। फिर कविदास श्यामलदास ने लिखा है वीर विनोद। उसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि एकदम आधुनिक इतिहासकारों में गौरीशंकर ओझा ने जो इतिहास की रचना करी है वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। यानी अगर हम आधुनिक इतिहासकारों की बात करें, जैसे गौरीशंकर ओझा हुए हैं, तो ये ओरिजिनल सोर्सेज के ऊपर गए हैं। जो सोर्सेज अभी हमने पीछे आपको मैंने दिखाई थी ये स्लाइड्स, इन सोर्सेज के ऊपर जाकर वो इनको स्टडी करके गौरीशंकर ओझा ने इतिहास निर्माण की चेष्टा करी है। तो हम कह सकते हैं कि
आधुनिक काल में जो इतिहास लिखा गया है उसने भी इतिहास निर्माण में मदद करी है। इसी तरीके से जो आधुनिक लेखक रहे हैं, जो कि शोध कर रहे हैं और ओरिजिनल सोर्सेज पर जाकर वो इतिहास निर्माण कर रहे हैं, इतिहास निर्माण का कार्य अभी भी निरंतर चल रहा है। पूर्व में जो इतिहासकारों ने हमको इतिहास हमको उपलब्ध कराया है वो सोर्सेज पर जाकर, लेकिन उन सोर्सेज का और भी इंटरप्रिटेशन जो आज के आधुनिक लेखक शोध करके कर रहे हैं वो भी इतिहास निर्माण के साहित्यिक इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास के निर्माण में कई सारे स्रोत जिनका वर्गीकरण अभी हमने देखा वो सब महत्वपूर्ण रहे हैं। और ये जो महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वो एक ऐतिहासिक रचना करने में हमारी मदद कर रहे हैं। विभिन्न कालों की, अलग अलग काल के इतिहास का निर्माण हम उसके आधार पर कर सकते हैं। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके अलावा कुछ आधुनिक काल के, यानी जो अंग्रेज़ी काल है उस काल के सोर्सेज, रिकॉर्ड्स, जो फाइल्स हैं, अंग्रेज़ी पत्रावलियाँ हैं, वो सभी हमारी सरकार ने पुरालेखी विभाग के अंदर रखी हुई हैं। उनको भी आज के आधुनिक छात्र स्टडी करते हैं, उनके ऊपर अपनी शोध ग्रंथ लिखते हैं, उसके आधार पर इतिहास का निर्माण करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम राजस्थान के इतिहास के जो सोर्सेज हैं उनका वर्गीकरण करके इतिहास का निर्माण